हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। आज शाम की क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें, अभी आप लोगों को एक क्लास दे पा रहे हैं, लेकिन जल्द ही आपकी दोनों क्लासेस फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को जितना भी पढ़ा रहे हैं एकदम इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड पढ़ा रहे हैं। आप सभी लोगों का ऐसे ही सपोर्ट आगे भी मिलता रहे तो आपको और अच्छी क्लासेस देते रहेंगे। आज की क्लास में दोस्तों सुपर टेट 2021 के लिए आपको साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हैं, जो कि आपके प्राइमरी और जूनियर दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साइंस के क्वेश्चंस में आज की क्लास में आपको मानव शरीर से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, याद करिएगा। निश्चित तौर पर आपको एग्जाम में यहाँ से 2-3 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। कोई भी डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और साथ ही साथ मोबाइल ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। आपको अंतिम समय के लिए सुपर टेट जूनियर के लिए एकदम सिलेक्टेड 50 अंक की तैयारी के नोट्स को तैयार कर लिया गया। जल्द ही आपको मोबाइल ऐप पर इंस्टॉल कर दिए अपलोड कर दिए जाएंगे और साथ ही साथ दोस्तों NCERT नोट्स भी वहां पर प्रोवाइड कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहां पर होता है? रेड ब्लड सेल्स जिनको बोलते हैं, लाल रक्त कण या लाल रक्त कणिकाओं के नाम से जानते हैं, इनका निर्माण कहां पर होता है? तो आपको पता होगा सबसे प्रचुर मात्रा में आपकी यही पाई जाती हैं और साथ ही साथ इनका यूज भी, इनका कार्य भी बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से इनका निर्माण जो होता है कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि के अंदर एक आपको कह सकते हैं हम लोग एक पदार्थ भरा होता है, वहां अस्थि मज्जा जिसको हम बोलते हैं, वहीं पर लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। और इनका मुख्य कार्य जो होता है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना इनका मुख्य कार्य होता है। याद कर लीजिएगा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं इनका जीवन काल 120 दिन होता है। कहीं कहीं आपको 100 से 120 दिन देखने को मिलेगा। तो ये इनका औसत जीवन काल होता है लाल रक्त कणिकाओं का। आगे बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? अभी हमने लाल रक्त कणिकाओं की बात की, अब हम लोग बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की। इनका जीवन काल 1 से 4 दिन का होता है, बहुत ही कम जीवन काल होता है। 1 से 4 दिन का जीवन काल इनका होता है। अगला पॉइंट आपका इसी से संबंधित है, श्वेत रक्त कणिकाओं को किस नाम से जाना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंग्लिश में कई बार नाम पूछे जा चुके हैं इनके। तो यहां पर आप लोगों को याद रखना कि ल्यूकोसाइट किसको कहते हैं? तो ल्यूकोसाइट कहा जाता है श्वेत रक्त कणिकाओं को। क्या नाम देते हैं? ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। और जब बात आती है लाल रक्त कणिकाओं की, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया गया इसमें कि लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है, इनका नाम क्या होता है? तो इनको एरिथ्रोसाइट के रूप में जानते हैं। एरिथ्रोसाइट इनका नाम होता है लाल रक्त कणिकाओं का, और ल्यूकोसाइट होता है श्वेत रक्त कणिकाओं का नाम। याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शरीर का ताप नियंत्रक क्या होता है? यानी कि शरीर में जो टेम्परेचर को नियंत्रित करता है, जो आपकी नींद को नियंत्रित करता है, इन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है, उसे हाइपोथैलेमस ग्रंथि के रूप में हम लोग जानते हैं। हाइपोथैलेमस ग्रंथि इसको कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि आखिर कहां पर होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों मस्तिष्क में, ब्रेन में आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है। आपकी पीयूष ग्रंथि भी इसी से संबंधित होती है। पीयूष ग्रंथि को आपने सुना होगा, मास्टर ग्रंथि जिसका नाम होता है, जो कि सभी क्रियाओं की निगरानी करती है, जो भी कार्य किए जाते हैं उसी प्रकार से आपकी जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है वो इस प्रकार के कार्यों को नियंत्रित करती है। आपकी नींद हो गई, आपके तापमान को, आपके अन्य प्रकार की चीजों को नियंत्रित करने का कार्य हाइपोथैलेमस ग्रंथि का होता है, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और जरूर देखते रहिएगा। अगर आपने अभी तक की हमारी पिछली क्लासेस को ना देखा हो तो उनको जरूर देख लीजिएगा दोस्तों। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, और इसी प्रकार से उन क्लासेस को जरूर देखिएगा। अगला पॉइंट आपके सामने देखिए जल्दी से, मनुष्य की सर्वदाता रक्त समूह किसको कहा जाता है? मनुष्य में जो सर्वदाता रक्त समूह, यूनिवर्सल डोनर के रूप में जिसको हम जानते हैं, वो कौन कहलाता है? तो ओ ब्लड ग्रुप जो होता है, ओ जिसको हम बोलते हैं, वो आपका सर्वदाता के रूप में जाना जाता है। अब आता है वो पॉजिटिव, वो निगेटिव। तो ओ पॉजिटिव सर्वदाता होता है, और सबसे रेयर ब्लड ग्रुप जो होता है ओ निगेटिव के रूप में भी जाना जाता है। तो इन दोनों चीजों को याद रखना। मेन आपको यहां पर नोटिस करना है, याद करना है कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ
ब्लड ग्रुप जो होता है वो आपका सर्वदाता होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। अब अगला है आपका सर्वग्राही, यानी कि सभी समूहों से जो रक्त ले सकता है वो आपका सर्वग्राही कहलाता है, यूनिवर्सल रिसिप्टर के रूप में जानते हैं। ये AB ग्रुप्स कहलाता है। आपको पता होगा रक्त समूह कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं, तो A होता है, B होता है, इसके बाद AB होता है और O होता है। तो जब हम बात करते हैं कि कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सभी से, चाहे वो आपका A हो, B हो, AB हो या फिर O हो, इन सभी से ब्लड ले सकता है, वो आपका AB होता है। और जब हम बात करते हैं कि कौन सबको ब्लड दे सकता है, ये आपका O जो होता है, ये आपका AB को भी दे सकता है, ये आपका B को भी और ये आपका A को भी ब्लड दे सकता है। इसे हम सर्वदाता के रूप में, यूनिवर्सल डोनर के रूप में जानते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, ब्लड प्रेशर नापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो इसे हम स्फिग्नोमेनोमीटर के रूप में जानते हैं। नाम याद कर लीजिएगा, बहुत बार यूपी टेट में आ चुका है और सुपर टेट में भी आ सकता है। स्फिग्नोमेनोमीटर किसको कहते हैं, ब्लड प्रेशर नापने वाले यंत्र को कहते हैं, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। आपने सुना होगा कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया है, यानी कि आपका जो शरीर का ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, घट रहा है, उसे हम स्फिग्नोमेनोमीटर से नापते हैं। और जब बात आती है एक स्वस्थ मनुष्य की, तो हम बात करते हैं 80-120 स्वस्थ मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है 80 और 120 होना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लड बैंक के रूप में किसको जाना जाता है, शरीर में के अंदर जब ब्लड बैंक की बात आती है तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा जिसको हम बोलते हैं ये कहलाता, तिल्ली भी इसको कहीं कहीं पढ़ा जाता, तो ये शरीर में ब्लड बैंक के रूप में जाना जाने वाला अंग है। प्लीहा, स्प्लीन और तिल्ली, ये तीनों ही इसके नाम है ब्लड बैंक के रूप में, इसको हम जानते हैं, याद कर लीजिएगा। कल सुबह आपको करंट अफेयर की लेटेस्ट क्लास देने वाले हैं जिसमें मार्च 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके पहले हम आपको जनवरी, फरवरी, दिसंबर इन सभी के करंट अफेयर के बहुत अच्छे क्वेश्चंस के लगभग 21-22 पार्ट्स ला चुके हैं। अगर आपने ना देखा तो उन पार्ट्स को जरूर देखिएगा और आगे आने वाली एक एक क्लास को बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा। जो लोग आज पहली बार क्लास में जुड़ रहे हैं, आज ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हमारे टेलीग्राम के चैनल पर भी जरूर जुड़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। तो भोजन का जो पाचन होता है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है, जब हम भोजन को खाना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि भोजन हमारे मुख में होता है, तभी से ये प्रक्रिया, पाचन की प्रक्रिया क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, मुख से स्टार्ट होती है, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है, तो जो भोजन जो पचा हुआ होता है उसका अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों, छोटी आंत में उसका अवशोषण होता है। पाचन प्रारंभ मुख से होता है, लेकिन जो पचा हुआ भोजन जब पेट में पहुंचता है तो छोटी आंत में उसका अवशोषण किया जाता है। उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं, जो चीज हमारे शरीर के लिए उपयोगी होती है, वो यहां से हमारे शरीर में अवशोषित कर ली जाती है। अगला क्वेश्चन, पित्त कहां से स्रावित होता, पित्त रस के रूप में भी जानते हैं, पित्त के रूप में भी इसको जाना जाता है, और ये आपके यकृत से यानी कि आपके लिवर से स्रावित होता है। आपका यहां आंसर क्या हो जाएगा, यकृत यानी कि लिवर। याद करते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझते रहिएगा। कोई भी डाउट हो तुरंत आप लोग पूछिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने विटामिन से संबंधित क्वेश्चन है। विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है, तो जब हम अपने शरीर में बात करते हैं तो हमारे शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित होता है, लिवर में संचित होता है। यकृत को ही लिवर के रूप में हम लोग जानते हैं। ये आपको बार बार बता रहे हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि बहुत सी जगह हिंदी में भी आपको लिवर लिखा हुआ मिलेगा, तो वहाँ पर आप लोग इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये आपका विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है, यकृत में। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पर है कि विटामिन ए जो है इससे कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन ए की अगर हमारे शरीर में कमी होगी तो इससे कौन सा रोग हमारे शरीर में हो जाता है। इसका आंसर आप लोगों को अधिक से अधिक संख्या में कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि तुरंत आप लोग आंसर करिएगा। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, ये आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो जब बात आती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की, तो ये आपका यकृत कहलाता है, ये आपका लिवर होता है जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जानी जाती है, याद कर
कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए जल्दी से। सबसे छोटी ग्रंथि की बात आती है तो ये आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि है। मास्टर ग्रंथि के रूप में भी इसको हम जानते हैं, पीयूष ग्रंथि के रूप में भी इसको जानते हैं, जो कि शरीर के पूरे शरीर के जो भी कार्य करता है उसका नियंत्रण करता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ पर होती है? हमारे मस्तिष्क में होती है। सबसे छोटी ग्रंथि के रूप में भी जानी जाती है, याद कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से आपके लिए तैयार किए गए, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस है और कम से कम समय में इन सभी क्वेश्चंस को हम अधिक से अधिक संख्या में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर से आपको बता दें दोस्तों, मोबाइल ऐप पर हमारी मोबाइल ऐप है सफलता मंत्र, आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। काफी लोग सुपर टेट यूपी टेट के नोट्स ले चुके हैं। वहां पर जल्द ही आपको सुपर टेट जूनियर के लिए बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड करने वाले हैं। यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करिएगा। और जो लोग संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी वहां पर थोड़े नोट्स को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी के लिए कम से कम रेट्स में वहां पर जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने है, मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है, रिब्स कितनी होती हैं? तो ये 12 जोड़ी होती हैं, पेयर में होती हैं, आपको पता होगा दोस्तों। और ये आपके 12 जोड़ी पसलियां मानव शरीर में होती हैं, याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी पूरी तैयारी के लिए लगातार जुड़े रहिए। कल सुबह आपको करंट अफेयर के एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हैं, तो उन क्लासेस को भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।